हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मेकोथेरापेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 और आज का हमारा टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में आपको एक सिर्फ ओवरव्यू लेना है, यानी समझिए एक शॉर्ट नोट या एक नोट इसके ऊपर आपको तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू स्टॉप एन, ये इन नहीं है एन है, टू स्टॉप एन एंटी माइक्रोबियल ड्रग लाइक एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटी मलेरियल एक्सेट्रा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि एंटी माइक्रोबियल क्या होता है, समझ में आ रही बात। उसके बाद आपको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस समझ में आएगा। तो एंटी माइक्रोबियल का मतलब होता है वो दवाएं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हम लोग यूज़ करते हैं। आपको मालूम है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बीमारियां क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मान लिया किसी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने बीमार कर दिया, इन्फेक्टेड कर दिया, ठीक है ना। इन्फेक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो जानते होंगे, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गए, तो ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो उसकी वजह से किसी को इन्फेक्शन हुआ तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग जो दवा देते हैं उसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? एंटी माइक्रोबियल या एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स या एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ चुके हैं। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट वो दो तरीके के होते हैं खास तौर से, एक होता है साइडल, एक होता है स्टैटिक। यानी एक होता है जो बैक्टीरिया को या वायरस को किल कर देता है, दूसरा होता है जो स्टैटिक, वो उनके ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जब हम लोग दवा देते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस वगैरह हैं, जब हम लोग उनको मारने के लिए, उनको किल करने के लिए या उनके अगेंस्ट काम करने के लिए जब दवा हम लोग देते हैं, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आराम से बैठे नहीं रहते हैं कि आप उन पे हमला कर रहे हैं, आप उन पे अटैक कर रहे हैं और वो अपना डिफेंस ना करें, ऐसा नहीं है। बल्कि वो उस दवा के अगेंस्ट कुछ केमिकल बनाते हैं। समझ में आ रही बात? माइक्रो ऑर्गेनिज्म दवा के अगेंस्ट केमिकल बनाते हैं। तो वो जो केमिकल बनाते हैं वो कभी कभार ऐसा होता है कि वो केमिकल इतना हार्ड हो जाता है कि दवा के इफ़ेक्ट को रोक देता है। समझ में आ रही बात? दवा अब काम नहीं करेगी। तो यही जो एबिलिटी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कि दवा के इफ़ेक्ट को रोक दें, दवा उन पे अटैक ना कर सके, दवा उनके ग्रोथ को ना रोक सके, दवा उनको किल ना कर सके। तो ये जो एबिलिटी पैदा हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसी को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक। जब ये रेजिस्टेंस बनता है, यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जब बनता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एंड एज ए रिजल्ट द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ कीमोथेरेपी बिकेम इनइफेक्टिव। समझ में आ रही बात? और जब बैक्टीरिया रेजिस्टेंस बना लेता है तो जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी वाला, यानी एंटीबायोटिक के थ्रू हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो स्टैंडर्ड है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। क्या मतलब इस सेंटेंस का? जैसे मान लीजिए किसी को टीबी हो गया, ठीक है। अब टीबी हुआ तो उसमें हम लोग नॉर्मली दवाएं देते हैं, कौन सी? फर्स्ट लाइन वाली ड्रग देते हैं, जैसे कि आइसोनियाजिड हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, एथिम्ब्यूटोल हो गया, ये दवाएं हम लोग चला रहे हैं। लेकिन क्या है, बैक्टीरिया जो है, लेकिन क्या है, जो टीबी का बैक्टीरिया है, ट्यूबरक्लोसिस जो है, वो क्या कर रहा है, उसके अगेंस्ट केमिकल बनाया जा रहा है। तो क्या होता है, एक ऐसा टाइम आ जाता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, लेकिन कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि वो बैक्टीरिया पूरी तरीके से उसके लिए रेजिस्टेंस बना लेता है, अब वो दवा काम नहीं करती है। तो ये एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। समझ में आ रही बात? यानी क्या कहते हैं, ये जो क्या आइसोनियाजिड है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एथिम्ब्यूटोल है, तो ये सब दवाएं हम लोग क्या है, मतलब नॉर्मली ये दवाएं चलती हैं टीबी के अंदर, ये एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। लेकिन अब ये काम नहीं करेंगी, उसी को बोला कि ये इनइफेक्टिव हो जाती हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है, द इन्फेक्शन परसिस्ट इन दी बॉडी, इन्फेक्शन है वो बॉडी के अंदर परसिस्ट करता है, यानी अब बॉडी के अंदर वो बना रहता है। चूंकि जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट था वो काम नहीं कर रहा था, अब दवा चल रही थी, तो इन्फेक्शन क्या है, बना रहता है बॉडी के अंदर लंबे समय तक। एक नुकसान ये भी होता है कि इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन टू अदर, क्योंकि अब बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो किल हो ही नहीं रहे हैं, तो दूसरों में भी क्या है, तो वो दूसरों में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। इनके बारे में कुछ और हम लोग समझ लेते हैं कि बैक्टीरिया बिकेम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एंड इन्फेक्ट द ह्यूमन एंड एनिमल, ये एंड यहाँ से हटा लीजिएगा। दिस इन्फेक्शन इज हार्डर टू ट्रीट देन दोज कॉज्ड बाय द नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया।
अब जिस बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस बना लिया है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। तो अब जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, मान लीजिए किसी एक को था, वो दूसरे में भी ट्रांसफ़र हो गया, तो अब ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, जब वो किसी इंसान को या किसी एनिमल को इन्फेक्ट करता है, यानी उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज कर देता है, तो अब उसका जो इलाज है ना वो थोड़ा मुश्किल होता है उसके मुकाबले में कि जो नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, यानी जिसने अभी अपना रेजिस्टेंस नहीं बनाया है, या आप ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपना एक सुरक्षा कवच बना लिया है। समझ में आ रही बात, अपने आप को घेर लिया है चारों तरफ से, अब दवा उधर जाती है काम ही नहीं कर, टकरा के वापस चली आती है, ठीक। और दूसरा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस लीड्स टू हायर मेडिकल कॉस्ट। अब इसका नुकसान और क्या होता है कि अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना लिया, अगर क्या कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन गया है, तो अब उसका जो इलाज है ना वो और महंगा हो जाता है। समझ में आ रही बात, उसका इलाज क्या है, महंगा हो जाता है, क्योंकि ये जो नॉर्मल टाइप की एंटीबायोटिक्स हैं वो काम नहीं करेंगी। अब उसके लिए जो रिजर्व एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं वो उसके लिए चलानी पड़ती हैं, तो वो महंगी होती हैं। और दूसरी बात ये होता है कि इसको लंबे समय तक दवा चलानी पड़ती है, आदमी को ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक हॉस्पिटल में ठहरा रहना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, तो इस तरीके से क्या है, इसका मेडिकल कॉस्ट महंगा हो जाता है, ठीक। और इसके और क्या कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का एक बड़ा नुकसान ये है कि मोर्टेलिटी रेट इससे बढ़ जाती है, यानी मृत्यु दर जो है वो बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा मरते हैं। अब इसका कॉजेज़ क्या है, ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट क्यों होता है, कैसे होता है, क्या रीज़न है उसका। तो कभी कभार तो ये क्या होता है, नेचुरली अकर होता है। समझ में आ रही बात, यानी है कि आदमी को, किसी को हो गया है इन्फेक्शन बैक्टीरियल या वायरल कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो दवा खा भी रहा है, लेकिन क्या नेचुरली धीरे धीरे उसके अंदर क्या कहते हैं रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, यानी बैक्टीरिया ने अपना केमिकल बना लिया अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो कभी नेचुरली होता है, ठीक है। दूसरा क्या रीज़न हो सकता है, नॉन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया मल्टीप्लाई बाय द बिलियंस। जो नॉन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया हैं, यानी जो नॉर्मली बैक्टीरिया हैं, वो जब किसी के अंदर इन्फेक्शन करते हैं तो इन्फेक्शन बोलते ही हैं उसको कि मतलब वो मल्टीप्लाई करें अपने आप को, बहुत ज़्यादा अपनी तादाद को, अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, अपने नंबर को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जब ये वो नंबर को बढ़ाते हैं तो ए फ्यू ऑफ देम विल म्यूटेट, तो उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनमें म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन मतलब ये समझिए कि उनके डीएनए वगैरह में कुछ चेंजिंग हो जाती है, ठीक है। अब जब चेंजिंग होती है उनके अंदर, तो ये जो म्यूटेशन है वो बैक्टीरिया को क्या ड्रग रेजिस्टेंस बना देता है। तो एक रीज़न क्या होता है, म्यूटेशन, ठीक है ना, कि म्यूटेशन की वजह से भी क्या है, बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस बन जाता है। और तीसरी वजह क्या हो सकती है, मिसयूज एंड ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। मिसयूज कर रहा है, ज़रूरत नहीं है फिर भी एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम होता है, फ्लू हुआ, फ़ौरन जाके एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, तो इसकी वजह से भी क्या है, रेजिस्टेंस बन सकता है। क्योंकि नॉर्मल टाइप के जो फ्लू होते हैं, जो नज़ला ज़ुकाम सर्दी खांसी है, ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। समझ में आ रही बात, हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज़ बना लेती है, लेकिन आप ज़रा सी, आपको मतलब ज़रा सी एक छींक आई, फ़ौरन जाके एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं आप, तो इसकी वजह से क्या है, रेजिस्टेंस बन सकता है। ओवर यूज़ की वजह से भी क्या है, रेजिस्टेंस बन सकता है। ऐसे ही नॉन टेकिंग कंप्लीट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, और जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका कंप्लीट कोर्स न करने की वजह से भी क्या है, रेजिस्टेंस बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए एजिथ्रोमाइसिन है, अब सिप्ला क्या है, उसका एक कोर्स बना के देती है कि आपको ये 5 दवाएं खानी है, या ये 3 दवाएं आपको खानी है, ये कंप्लीट करना है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, एक ही दवा खाए और आपको जो सिम्टम्स हैं वो चले गए, आपने दवा बंद कर दी। तो अब ये क्या, इस कंडीशन में बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस बना सकता है, यही मतलब है इसका। ऐसे ही क्या है, टेकिंग एंटीबायोटिक्स इन लो डोज देन दी प्रिस्क्राइब्ड डोज। ये कह रहे हैं कि आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं या किसी को खिला रहे हैं, तो जो उसका प्रिस्क्राइब्ड डोज है उसमें नहीं, बल्कि लो डोज में खिलाएंगे, तो भी क्या है, उसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बन सकता है। कोई एंटीबायोटिक है जो आपको 200 mg खाना है, लेकिन आपने क्या किया, 200 mg ना खा के 100 mg खाया, लो डोज में लिया, तो ये भी क्या है, बैक्टीरिया को एक चांस देता है, एक मौका देता है कि वो रेजिस्टेंस बना ले। ऐसे क्या है, टेकिंग एंटीबायोटिक्स फॉर द इन्फेक्शन आर कॉमनली सेल्फ क्योर्ड। ऐसे कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, तो उनके लिए भी एंटीबायोटिक्स को लेना, उनके लिए एंटीबायोटिक खाना, ये भी एक रीज़न होता है किसका, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का।
ये इतना जो है ना, ये आपके समझिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है, इतना बड़ा अगर आप इतना अगर याद कर लेते हैं। लेकिन और आपके नॉलेज में बढ़ोतरी के लिए थोड़ा सा और देख लीजिए, टाइप्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 3 तरीके का होता है। एक होता है MDR, एक होता है XDR और एक होता है PDR, ठीक है। तो पहला क्या है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। क्या है पहला टाइप एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का? पहला जो टाइप है वो क्या है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब है, जो क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसका कोई ख़ास स्पेसीज़ है, ठीक है ना। जो अब बैक्टीरिया है उनके अलग अलग स्पेसीज़ हैं, अलग अलग फैमिली है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसकी कोई एक स्पेसीज़, कोई एक ख़ास स्पेसीज़ जो है वो रेजिस्टेंस बनाती है टू एटलीस्ट वन एंटी माइक्रोबियल ड्रग इन 3 और मोर एंटी माइक्रोबियल कैटेगरीज। एंटी माइक्रोबियल की अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे कि मान लीजिए बीटा लैक्टम हो गया, मैक्रोलाइड्स हो गए, टेट्रासाइक्लिन हो गए, और भी कई सारे हैं इसके, ठीक है ना। तो ये क्या है, कैटेगरीज हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस टाइप की जो क्या कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है, उसमें क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसीज़ है वो 3 या 3 से ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल ड्रग की जो कैटेगरीज़ हैं उनमें वो रेजिस्टेंस बनाता है, और हर कैटेगरी में कम से कम एक दवा के लिए रेजिस्टेंस बनाता है, और हर कैटेगरी में कम से कम एक दवा के लिए रेजिस्टेंस बनाता है। अब मान लीजिए बीटा लैक्टम, इसके अंदर पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन में कई सारी दवाएं हैं, तो उनमें से क्या कर रहा है, कम से कम एक दवा के लिए, समझ में आ रही बात, कम से कम एक दवा के लिए रेजिस्टेंस इसमें भी बना रहा है, और कम से कम इसमें भी एक दवा के लिए रेजिस्टेंस बना रहा है, और टेट्रासाइक्लिन में भी एक दवा के लिए रेजिस्टेंस बना रहा है। तो ये जो 3 या 3 से ज़्यादा कैटेगरी में वो रेजिस्टेंस बनाता है, और हर कैटेगरी के अंदर कम से कम एक दवा के साथ में वो क्या है, रेजिस्टेंस बना लेता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, MDR, ठीक। दूसरा होता है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस। लोग इस कैटेगरी के अंदर उन बैक्टीरिया को डालते हैं कि इफ़ दे आर रेजिस्टेंट टू ऑल एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स एक्सेप्ट इन 2 और लेस एंटी माइक्रोबियल कैटेगरीज। तो इस कैटेगरी के अंदर हम लोग उन बैक्टीरिया को डालते हैं जो कि सारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं। समझ में आ रही बात, यानी जितने भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं सबके अगेंस्ट वो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बना लेते हैं, एक्सेप्ट इन 2 और लेस एंटी माइक्रोबियल कैटेगरीज। लेकिन क्या है, कुछ एक आध दो कैटेगरीज बच जाती हैं जिसका उसके पास अभी रेजिस्टेंस नहीं बना पाया है उसने। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है पैन ड्रग रेजिस्टेंस। पैन ड्रग रेजिस्टेंस में क्या होता है, दी बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन दिस कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी छूट गया है, इन दिस कैटेगरी आर रेजिस्टेंट टू ऑल एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स इन ऑल एंटी माइक्रोबियल कैटेगरीज। और इस कैटेगरी के अंदर हम लोग उन बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं, उन बैक्टीरिया को डालते हैं जिसने जितने भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं, जितनी भी कैटेगरीज हैं, और उन कैटेगरीज के अंदर जितनी दवाएं हैं सबका रेजिस्टेंस अगर बना लिया उसने, तो उन बैक्टीरिया को हम लोग इस कैटेगरी के अंदर डालते हैं, ठीक है ना। ये जो कैटेगरीज हैं ये दवाओं के हिसाब से नहीं है, बल्कि ये बैक्टीरिया या वायरस या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके हिसाब से है कि उसने कितनी दवाओं का रेजिस्टेंस बना लिया है। और इसको मतलब चेक करना ये कोई आसान काम नहीं होता, ये बड़ा मुश्किल काम है कि बैक्टीरिया ने किन किन दवाओं का रेजिस्टेंस बना लिया है, ठीक है। तो ये जो आपका एक टॉपिक था, एक चैप्टर था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको PDF चाहिए पूरे सिलेबस का या किसी एक सब्जेक्ट का, आपको फार्मेकोथेरापेटिक का चाहिए, तो 25 रुपीज़ आप पे करिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको इस सिलेबस का यानी फार्मेकोथेरापेटिक के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के चाहते हैं तो उसमें आप 100 रुपीज़ पे करिए, आपको सारे सब्जेक्ट के PDF आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।